हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है आपके के चैनल स्टडी स्टूडेंट में। आज हम लोग मैटर नजरानी का क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 का एमसीक्यू हम लोग डिस्कस करेंगे। हमने इनके वीडियोस ऑलरेडी पहले से डाल रखे हैं। आज हम लोग इसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आज हम लोग इसी चैप्टर के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, एवरी मैटर हैज इट्स ओन डैश एंड डैश। हर एक मैटर का अपना क्या होता है, मास, वॉल्यूम, कलर, मास, ब्राइटनेस, डफ, शेप, शैडो। तो हर हमने जो है शुरू से थर्ड फोर्थ से हम लोग मैटर का डेफिनेशन रटते आ रहे हैं। तो मैटर का क्या डेफिनेशन होता है? A matter is anything that occupies space and has mass। तो उसको इस तरह भी बोल सकते हैं कि every matter has its own mass and occupies space, है ना। तो अगर every matter has its own अगर mass and every matter has its own mass and occupies space, तो हम लोग उस वॉल्यूम को हम लोग क्या कहते हैं? एनीथिंग विच कोई भी मैटर जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसी को वॉल्यूम कहते हैं। कोई मैटर कितना स्पेस ले रहा है उसी को वॉल्यूम कहेंगे, है ना। तो एवरी मैटर हैज इट्स ओन मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। तो हम लोग स्पेस के बदले वॉल्यूम लिख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा इस मास एंड वॉल्यूम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, मास एंड वॉल्यूम। कलर मास ऑब्वियसली नहीं होगा, हर मैटर का कलर नहीं होता। जैसे कि एयर, ब्रिटलनेस, टफनेस आउट ऑफ द ऑप्शंस होगा, आंसर बिल्कुल कभी भी नहीं हो सकता। शेप, शैडो वो भी नहीं होगा क्योंकि हर शैडो का मतलब जैसे कि देख लो ट्रांसपेरेंट ग्लास, उसका शैडो नहीं होता। तो इसका आंसर होगा ए, मास एंड वॉल्यूम। सेकंड क्वेश्चन, पंच तत्व ऑफ लाइफ। पंच तत्व ऑफ लाइफ क्या, जैसे कि जो अभी तो है हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर है वो तीन है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और दो नए आ गए हैं, प्लाज्मा, बोर, आइंस्टाइन, कंडेंसेट। ठीक है। तो उसी तो हमारे पास है पांच मैटर। तो उसी तरह जो है सारे हमारा अभी का क्या मानना है कि सारे के साथ पूरा हमारा हर जगह का मैटर, पूरे यूनिवर्स में जो भी मैटर है वो इन्हीं पांच चीजों से बना है ना। पर पुराने जो इंडियन साइंटिस्ट थे उनका मानना था कि जो हमारा जो पूरा जो अर्थ है, जो लाइफ है, वो पांच चीजों से बना है। और उसी पांच चीजों के बारे में ये पूछ रहा है। तो कौन कौन से पांच चीज पुराने साइंटिस्ट, पुराने इंडियन साइंटिस्ट को क्या लगता था कि पुराने के जो मतलब कि जो हमारा मैटर है उसका जो है कौन कौन से पांच चीजों से बना है? एयर, फायर, अर्थ, स्काई, वाटर। तो इसका ऑप्शन हो, इसका आंसर होगा बी, एयर, फायर, अर्थ, स्काई, वाटर। एयर, गॉड, वाटर, मदर, फादर बिल्कुल भी नहीं होगा। एफ, गॉड, फादर, सॉइल, क्रॉप बिल्कुल भी नहीं होगा। ना ही डी ऑप्शन होगा, सारे का सारा सेंस बना रहे हैं। इसका आंसर होना चाहिए बी। ठीक है। तो अब इसी के साथ हम लोग आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। मैटर इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। मैटर को कौन कौन से तो मैटर को जो है कौन कौन से बेस पे क्लासिफाई कर सकता है? फिजिकल एंड केमिकल, फिजिकल बायोलॉजिकल, केमिकल प्रॉपर्टीज, बायोलॉजिकल एंड कैरेक्टरिस्टिकल प्रॉपर्टीज। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ए, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मैटर जो है हमारा जो है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे क्लासिफाई होता है। ठीक है। तो फिजिकल और बायोलॉजिकल में नहीं क्लासिफाई होता है, ना ही केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में होता है पर सिर्फ केमिकल में नहीं करता है, फिजिकल केमिकल दोनों में होता है। और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिकल में नहीं होता है। फिजिकल एंड केमिकल हमारा होगा आंसर। जो भी हम लोग चैप्टर कर रहे हैं वो हम लोग जो है हम लोग ने इसमें जो है मैटर को फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से उसको क्लासिफाई किया है। हम लोग आगे वाले चैप्टर्स, जो नाइन्थ के जो आगे वाले चैप्टर्स हैं उसमें जो है केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी डिस्कस किया जाएगा कि मैटर को केमिकल प्रॉपर्टीज में कौन कौन से हिसाब से बांटा जाता है। तो इसका आंसर हो गया हमारा फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। क्वेश्चन नंबर 4, एनी कलर विच वी डिटेक्ट बाय आवर आइज इज ड्यू टू लाइट, ड्यू टू एयर, ड्यू टू विजिबल लाइट, ड्यू टू डार्कनेस। इसका आंसर क्या होगा? एयर और डार्कनेस आउट ऑफ द क्वेश्चन, आउट ऑफ द ऑप्शंस है, क्योंकि एयर के कारण हम नहीं देखते, ना ही डार्कनेस के कारण देखते हैं। ऑब्वियस सी बात है। आंसर या तो ए होगा या तो सी होगा। या तो ड्यू टू शिट, गलती से पीछे चला गया। तो एनी कलर विच डिटेक्ट बाय आइज इज ड्यू टू लाइट, ड्यू टू विजिबल लाइट। क्या होगा आंसर इन दोनों में से? तो इसका आंसर एक्चुअली है हमारा ड्यू टू विजिबल लाइट।
देखो जैसे कि मान लीजिए हमारे ये लाइट का स्पेक्ट्रम है, तो जो हम लोग जो है इतना बड़ा लाइट का स्पेक्ट्रम है, तो उसमें से हम लोग इतना ही देख पाता है, और उसको हम छोटा ही मान लो इतना से ही हम लोग जो हमारा जो है क्या कहते हैं, हम लोग देख पाते हैं लाइट को, ठीक है। बाकी ये सब जो पीछे में जो लाइट आती है, जो इंफ्रारेड रेज है, फिर माइक्रोवेव रेज है, गामा रेज है, और भी बहुत सारे तरह के रेज होते हैं जो, तो फिर वो सब के सब वो भी एक तरह के लाइट है, पर वो हम लोग नहीं देख पाते। हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये जो एक स्मॉल जो ये जो स्मॉल से ये जो जगह है, सिर्फ यहीं पे हम लोग जो अपना जो है क्या है, अपना जो है हमें जो है लाइट दिखता है ना। सिर्फ यहीं पे हमारा लाइट दिखता है। हम लोग यहाँ पे मैटर डिस्कस करते हैं, लाइट पे आके उसको छोड़ते हैं। अभी हम लोग वापस मैटर पे आते हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, ड्यू टू विजिबल लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन पोटेशियम परमैंगनेट डिसॉल्व्स इन वाटर इट शोज। सिंपल सा क्वेश्चन है, याद करने की इसमें कुछ समझने की जरूरत नहीं है। अच्छे सीधा सीधा लग जाएगा अगर चैप्टर को आपने रीड कर रखा है। व्हेन पोटेशियम परमैंगनेट डिसॉल्व्स इन वाटर इट शोज रेड इन कलर, ब्लू इन कलर, वायलेट इन कलर कि ऑरेंज इन कलर। इसका आंसर क्या होगा? सी, वायलेट इन कलर। जो हमारा जो पोटेशियम परमैंगनेट है, जब वो डिसॉल्व होता है पानी में, तो वायलेट कलर कलर वायलेट हो जाता है। ये सिंपल सा जो है कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। स्मेल कम्स इफ। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। स्मेल कब आता है? जब सॉल्ट पानी में मिलता है, डिसॉल्व होता है, जब पोटेशियम परमैंगनेट पानी में डिसॉल्व होता है, जब शुगर पानी में डिसॉल्व होता है, कि जब डेटॉल पानी में डिसॉल्व होता है। इसका आंसर ऑब्वियस है, इसका आंसर होगा डी, जब डेटॉल पानी में घुलता है। ऑलमोस्ट सभी ने जो है डेटॉल यूज किया है। जब डेटॉल पानी में जाता है तो हमेशा एक स्मेल आता है जो बहुत ही अच्छा लगता है, पर वो एक स्मेल होता है, जिसका आंसर होगा डी। सॉल्ट शुगर पोटेशियम पर मैग्नेट को डिसॉल्व करते हैं तो स्मेल कभी आता नहीं है। हम लोग हमेशा सॉल्ट और चीनी नमक को पानी में घोलते रहते हैं, तो स्मेल तो कभी नहीं आता, सिर्फ डेटॉल के साथ आता है। ऑप्शंस में से सिर्फ डेटॉल के साथ आता है, तो इसलिए इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पार्टिकल्स आर मूविंग इन द बॉटम ऑफ द ग्लास ड्यू टू। जो जो पार्टिकल्स है, जैसे कि मान लिया ग्लास है, यहाँ पे पानी है, तो कोई भी पार्टिकल है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, जो भी है। अब इसमें के जो पार्टिकल्स है, तो किस तरह से मूव कर रहे हैं? डाइल्यूशन, डिसोल्यूशन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। इसका आंसर भी बिल्कुल सिंपल है। इसका आंसर होगा सी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के कारण ही हमारे जो पार्टिकल्स है वो ग्लास में जो है वो मूव कर रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। विथ इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी प्रेशर इंक्रीजेस, टेम्परेचर डिक्रीजेस, प्रेशर डिक्रीजेस। क्या होना चाहिए इसका आंसर? जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी होती है वैसे वैसे क्या इंक्रीज होता है? वैसे वैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ये जो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है और जो टेम्परेचर है, वो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब, लेकिन जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ेगा, है ना। तो इसलिए जो है विथ इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर इंक्रीजेस। क्यों? क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा उतना तेजी से जो हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टेम्परेचर इंक्रीजेस विथ, ये सेम टू सेम क्वेश्चन, बस उल्टा दिया। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। विथ इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर इंक्रीजेस विथ। सिंपल ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी। बस इस क्वेश्चन को उल्टा कर दिया। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। Intermixing of particles of two different types of matter on their own is called। यहाँ पे ए जाना चाहिए था, यहाँ पे। तो क्या होगा जब दो पार्टिकल्स मिक्स होते हैं? जैसे कि यहाँ पे पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल नहीं, बहुत सारे पार्टिकल। जैसे कि एक बहुत सारे पार्टिकल एक, जैसे कि यहाँ पे मान लिया यहाँ पे पानी है, और पानी के अंदर थोड़ा सा चीनी डाला, ठीक है। तो चीनी जो है क्यों इसके अंदर मिक्स हो गया? क्यों इसके अंदर मिक्स हो गया, ये आप पूछ रहे हो। तो देखिए पानी और शुगर का एग्जांपल ये है, चीनी उसका कोई भी और दूसरा चीज ले लो। पानी, नमक हो गया, डेटॉल, और पानी हो गया, तो पोटेशियम परमैंगनेट पानी हो गया, जो भी लेना ले लो। तो ये जो इंटरमिक्सिंग होता है वो किस कारण होता है? डाइल्यूशन, मिक्सिंग, डिफ्यूजन के प्रेसिपिटेट। तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए सी, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के कारण ही जो है जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से जो है बिल्कुल एक दूसरे से मिक्स हो जाता है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इट इज नॉट अ शेड ऑफ मैटर। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है।
ये जो है एक स्टेट ऑफ मैटर नहीं है, सॉलिड लिक्विड गैस और सॉलिड। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका आंसर होगा सीधा सीधा सॉइल। सॉइल एक स्टेट ऑफ मैटर है? बिल्कुल भी नहीं है। क्या क्या है हमारे स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड लिक्विड गैस, दो नए आए हैं, दो नए रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुए हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, प्लाज्मा और बोथ आइंस्टाइन करने से। इसका आंसर होगा सी, सॉइल। इट इज अ स्टेट ऑफ मैटर। फिर से आ गया, क्या है हमारे स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस प्लाज्मा और बोथ आइंस्टाइन कंडेंसेट। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन में जो है दिया हुआ है, इसमें गैस दिया हुआ है, तो गैस एक स्टेट ऑफ मैटर है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये दोनों क्वेश्चन बहुत सिंपल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज नॉट अ सॉलिड, कौन सा जो है सॉलिड नहीं है, बुक, कंप्लीटली कुक्ड वेजिटेबल्स, कंप्लीटली मोल्टन आइस, आइस बार। क्या होना चाहिए, बुक सॉलिड है, वो उसमें बुक सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक आते हैं। कंप्लीटली कुक्ड वेजिटेबल्स है, हाँ वो भी सॉलिड है। कंप्लीटली मोल्टन आइस है ना, कंप्लीटली मोल्टन आइस का मतलब क्या हुआ, जैसे कि आइस है, यहाँ पे कुछ आइस रखे हैं और ये आइस जो है क्या हो गया, फिर ये आइस जो है पिघल, पूरे पिघल गए, पूरा का पूरा ही, अब आइस बचा ही नहीं, अब वो सिर्फ और सिर्फ पानी रह गया। पहले आइस था, पर वो अब वो जो है पूरा का पूरा आइस क्या हो गया, पूरा का पूरा आइस हमारा जो है मेल्ट करके जो है, मेल्ट हो गया, मेल्ट करके क्या बनेगा, वो ऑब्वियसली पानी ही बनेगा। तो फिर वो जो है सॉलिड रहा ना रहा, तो कंप्लीटली मोल्टन आइस होगा हमारा आंसर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, eraser book slate is a solid matter which does not has definite shape, distinct boundaries, fixed velocity, fixed volume। eraser book slate एक solid matter है और उसमें क्या नहीं है, definite shape है, distinct boundaries है, fixed velocity है, fixed volume नहीं है। इसका आंसर होगा डी, फिक्स्ड वॉल्यूम। इसका जो है फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता। बोलोगे कि कैसे, ये जो देखो, अब कोई बोल सकता है कि ये डेफिनेट शेप की नहीं है, तो देखो इरेजर जो है इसको सॉलिड कहा जाएगा। ये जो इरेजर है वो है सॉलिड ही, पर क्यों, क्योंकि देखो अगर हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे तभी वो अपना शेप चेंज करेगा, उससे पहले वो अपना शेप चेंज करता है, नहीं करता शेप चेंज। तो जब तक फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक उसका शेप चेंज नहीं हो रहा है, दूसरा उसका डेफिनेट शेप है, उसका डेफिनेट शेप। पानी है, पानी पे कोई फोर्स डाल बिना डालने पे भी गिर जाता है ना, तो इसका तो फिर डेफिनेट शेप तो नहीं होगा। तो इसका आंसर होना चाहिए डी, फिक्स्ड वॉल्यूम। उनका फिक्स वॉल्यूम नहीं होता, वो वॉल्यूम कभी कभी जैसे कि चेंज होता है, जैसे कि इरेजर या तो बुक है, स्लेट है, वो कभी कभी थोड़ा सा स्पेस लेगा, कभी कभी ज़्यादा स्पेस लेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी, फिक्स्ड वॉल्यूम। सॉलिड हैव negligible compatible, negligible compressibility, negligible volume, negligible shape। क्या होता है सॉलिड के पास, सॉलिड का कैरेक्टरिस्टिक क्या, सॉलिड कैरेक्टरिस्टिक पे जाता है, हम लोग ने वीडियोस पे डिस्कस कर रखा है, वीडियोस देख लीजिएगा। तो सॉलिड में नेग्लिजिबल कंपैटिबिलिटी होती है, कंप्रेसिबिलिटी की, वॉल्यूम की, वो नेग्लिजिबल शेप। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर, इसका आंसर होगा बी, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होगा हमारा आंसर। सॉलिड जैसे मान लीजिए सॉलिड है, सॉलिड को प्रेस करो तो वो हार्डली अपना शेप चेंज करता है, वो शेप उतना आसानी से चेंज नहीं करता। सेम विथ लिक्विड, और गैस में जो है वो बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस हो सकता है। जैसे कि बहुत सारे एक्टिविटीज़ है, जैसे कि अगर मैंने सिरिंज लिया, सिरिंज को जो है आगे की तरफ से हाथ से रोक दिया और फिर उसमें पहले पहले से गैस भर दिया, एयर भर दिया, फिर उसके बाद उसको कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, हो जाता है। सैंड को अगर अंदर डालते इसको कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, हो जाता है। पानी को डालते तो कंप्रेस नहीं होता, और सैंड भी नहीं होता, गलती से मैंने बोल दिया था कि कंप्रेस होता है, सैंड भी कंप्रेस नहीं होता। तो सॉलिड है नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, इसमें एक एक्टिविटी भी है बुक में। तो इसका आंसर होगा बी, सॉलिड है नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। अगर सॉलिड को प्रेस करेंगे उसका शेप, उस वो जो है प्रेस नहीं होगा, ठीक है। अब नेग्लिजिबल, अब वही जो क्वेश्चन है उसको बिल्कुल उल्टा कर दिया, किसमें बिल्कुल नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी है, तो इसका आंसर क्या होगा, सॉलिड। लिक्विड भी हो सकता था पर लिक्विड आंसर में ऑप्शंस में नहीं है, तो इसका आंसर होगा डी, सॉलिड। ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस बिल्कुल सेम है, बस इसको उल्टा पुल्टा कर दिया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
सॉलिड्स हैव टेंडेंसी टू मेंटेन देयर डैश एंड डैश। सॉलिड्स अपना क्या मेंटेन कर सकते हैं? शेप इनसाइड प्रेशर, शेप आउटसाइड टेम्परेचर, शेप आउटसाइड फोर्स, शेप आउटसाइड प्रेशर। इसका आंसर होगा, क्या होगा इसका आंसर? सॉलिड जो है क्या अपना मेंटेन कर सकते हैं? तो इसका आंसर होना चाहिए हमारा डी, शेप और आउटसाइड प्रेशर। सॉलिड्स जो है, मान लीजिए ये सॉलिड है, अब उसको जो है हम लोग जब तक उस पर फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो अपना शेप चेंज नहीं करेगा, है ना? और अगर वो शेप चेंज नहीं करे तो उनको वो प्रेशर को हैंडल कर पा रहे हैं, है ना? तो वो प्रेशर को हैंडल कर पाता है। अब जैसे कि उसमें कितना का 1.05, मतलब कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का बहुत ही ज़्यादा, एटमॉस्फेरिक का वैल्यू का बहुत ही ज़्यादा वेट होता है, 1.01 इंटू 10⁵ इतना ज़्यादा उसका जो है उसके ऊपर फोर्स पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है। पर फिर भी जो है क्या है, फिर भी वो जो है हैंडल कर लेता है। तो इसलिए इसका आंसर होना चाहिए डी, शेप और आउटसाइड प्रेशर। सॉलिड्स हैव टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप एंड आउटसाइड pressure. Question number 18. Sugar and salt kept in different jars. They are. ये sugar and salt kept in different jars. ये different jars छोड़ो. Question बस इतना पूछ रहा है. Sugar and salt are. Sugar and salt का state of matter क्या है? Soil, liquid, gas, solids. क्या होगा आंसर? सॉइल तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब कोई कह सकता है कि लिक्विड्स होता है क्योंकि शुगर और सॉल्ट को फ्लो कर देता है, पर शुगर और सॉल्ट के जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं वो फ्लो नहीं करते, वो जो है अपना सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक दिखाते हैं। जब उनको बहुत एक साथ गिरा जाता है तब वो ऐसा लगता है कि वो लिक्विड है, पर एक्चुअली वो क्या होता है, वो सॉलिड होता है। तो इसलिए इसका आंसर होना चाहिए हमारा डी। इस क्वेश्चन में ये जो डिफरेंट जार्स है इसको हम लोग नहीं भी पढ़े, क्या कहते हैं, उसका जो है कोई वैल्यू नहीं है। क्वेश्चन बस इतना पूछ रहा है, शुगर एंड सॉल्ट आर, मतलब कि शुगर एंड सॉल्ट जो है कौन से स्टेट ऑफ मैटर है, तो वो आंसर देगा हमारा सॉलिड। इसी तरह क्वेश्चन से कंफ्यूज करते हैं एग्जाम में, तो उसको लंबा कर देंगे ये सब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रबर कैन चेंज द शेप, इट इज। रबर शेप अपना शेप चेंज करता है, वो कौन सा, ये भी वही तरह का है। रबर कैन चेंज द शेप। और इसमें से किसी को लगेगा कि जो है रबर अपना शेप चेंज कर रहा है, तो इसलिए जो है वो क्या होगा, लिक्विड है तो गैस होगा। पर इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, फिर से क्या होगा, सॉलिड होगा, क्योंकि रबर तब तक अपना शेप चेंज नहीं करेगा जब तक आउटसाइड फोर्स अप्लाई ना हो, नहीं तो वो रबर जैसा शेप है वैसे ही शेप रहेगा। इसका आंसर होगा हमारा डी, सॉलिड। ये फिर से चाहिए सेंटेंस इसका कुछ नहीं है, ये बस कंफ्यूज करने के लिए था। कोई देखता तो बोलेगा कि रबर कैन चेंज देयर शेप, तो लिक्विड है तो गैस लगा देगा, तो इसका ऑप्शन होगा डी, सॉलिड्स। फिर क्वेश्चन नंबर 20 बातें हैं। लिक्विड्स हैव नो फिक्स शेप बट हैव। लिक्विड्स का कोई फिक्स शेप नहीं होता, पर उनका क्या होता है, फिक्स्ड वेलोसिटी, फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स्ड टेम्परेचर, फिक्स्ड वॉल्यूम। इसका आंसर क्या होगा? लिक्विड्स के पास फिक्स शेप तो नहीं होता, पर उनका एक फिक्स क्या होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है। कैसे फिक्स वॉल्यूम होता है? जैसे कि माना जो है, जैसे कि ये लिक्विड है, ये इस कंटेनर में ऐसा है, इस कंटेनर में जो है ये कैसा है, ये ऐसा है, ठीक है, इस कंटेनर में और फिर इस कंटेनर में ऐसा, तो इसका शेप चेंज हो रहा है। पर अगर हम लोगों ने इनसे पानी निकाला, तो जितना स्पेस ये ऑक्यूपाई कर रहा है उतना स्पेस ये ऑक्यूपाई करेगा, और उतना ही स्पेस ये भी ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या आना चाहिए, फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड का एक जो है फिक्स वॉल्यूम होता है, फिक्स शेप तो नहीं होता पर फिक्स वॉल्यूम जरूर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, लिक्विड्स कैन फ्लो एंड चेंज इट्स। वही बस पुराने वाला क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके दे दिया। लिक्विड फ्लो कर सकते हैं और वो अपना क्या क्या चेंज कर सकते हैं, शेप चेंज कर सकते हैं, है ना। जिसको पानी को नीचे कराते हैं तो वो कैसे फैल जाता है, तो वो अपना शेप चेंज करते हैं, तो इसका ऑप्शन आंसर होगा डी, शेप। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज द मोस्ट एंड। जैसे पार्टिकल्स के बीच में सबसे ज्यादा स्पेस किस में है? जैसे ये पार्टिकल्स से मान लिया, ये पार्टिकल्स है, तो कौन सा स्टेट ऑफ मैटर होगा जिसमें भी ये जो है बहुत ही ज्यादा स्प्रेड आउट हो गए पार्टिकल्स, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सी, गैस। ये चैप्टर बहुत ही आसान है,
जैसे कि वी वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर्स है, क्योंकि ये जो हमारे ये एज ए कंसिडर कर सकते हो कि हमारा रिवीजन है। ये सारे के सारे जो है एक सेवन्थ एट्थ का भी स्टूडेंट कर सकता है। ये बहुत ही आसान से क्वेश्चंस हैं। इस चैप्टर से ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं, क्योंकि ये है ही चैप्टर ऐसा, ये तो बस रिवीजन और हमारे प्रीवियस ग्रेड्स का। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग विच स्टेट ऑफ मैटर डिफ्यूजेस द फास्टेस्ट? कौन सा जो स्टेट ऑफ मैटर है वो बहुत ही जल्दी डिफ्यूज करता है? मतलब कि कौन सा स्टेट ऑफ मैटर जो बहुत ही जल्दी जो है एक दूसरे से मिल जाता है? जैसे कि गैस गैस एक दूसरे से बहुत जल्दी मिलेंगे, लिक्विड लिक्विड एक दूसरे से बहुत जल्दी मिलेंगे, कि सॉलिड सॉलिड? इसका आंसर क्या होगा? सी, गैस गैस। गैस गैस जो है बहुत ही ज़्यादा जल्दी डिफ्यूज होता है। जैसे अगर किसी दूसरे रूम में अगरबत्ती जला तो उसका स्मेल यहाँ तक आता है, किसी दूसरे दूर के रूम में खाना पक रहा है वो हमारे यहाँ तक आ जाता है, गैस डिफ्यूज हो रहा है ना? इतना जल्दी हो जाता है। लिक्विड लिक्विड जो है क्या हो पाता है? लिक्विड लिक्विड उतना जल्दी डिफ्यूज करता नहीं। जैसे कि लिक्विड है, उसमें जैसे कि डेटॉल डाला, उसको डेटॉल को अगर हमने इसको स्टर नहीं करेंगे, मिलाएंगे नहीं, तो जैसे कि कुकिंग हुआ शुरू, जैसे ही खाना पकना शुरू होता है वैसे ही जो है स्मेल आने लगता है ना? लिक्विड में जो है जैसे कि डेटॉल डाल दे तो 1-2 मिनट लग जाता है ना? तो उस लिक्विड में टाइम गैस से ज़्यादा लगता है, और सॉलिड में तो डिफ्यूजन ना के बराबर होता है। कभी कभी होता है जैसे कि जब दो मेटल्स को एक साथ जो है चिपका के रखेंगे बहुत ही सालों तक, तब वो डिफ्यूज होता है। तो फिर वो भी डिफ्यूज होता है, पर वो बहुत ही स्लो होता है, जिसका ऑप्शन आंसर होगा सी। गैस डिफ्यूज द फास्टेस्ट, और फिर उस मीडियम डिफ्यूजन होता है लिक्विड का, स्लोएस्ट डिफ्यूजन होता है हमारे सॉलिड का। ठीक है। अब 24th पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, विच स्टेट ऑफ मैटर इज कंप्रेसिबल? पहले डिस्कस कर रखा है कौन सा मैटर को जो है हम लोग जो है कंप्रेस कर सकते हैं। ऑप्शन होगा हमारा बी, गैस। एयर नहीं होगा हमारा ऑप्शन, क्योंकि एयर एक स्टेट ऑफ मैटर नहीं है, हमारा गैस एक स्टेट ऑफ मैटर है। सॉलिड, लिक्विड, गैस। एयर एक तरह का गैस के अंदर ही आ जाता है। एयर मतलब कि एयर क्या है? एक तरह का गैस, गैस का एक पार्ट हो गया। ठीक है। गैस एयर में और भी चीज़ें बहुत ही सारे आते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, या तो आर्गन होगा, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ठीक है। ये सब जो गैस में आता है, एयर क्या होता है? उन सब का मिक्सचर होता है। तो इसमें एयर और आंसर नहीं हो सकता, इसमें हमारा क्या होगा आंसर? हमारा गैस होगा हमारा आंसर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 25। डैश एंड डैश गैस गैसेस होगा, ओ यू नहीं होना चाहिए था। डैश एंड डैश आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ aquatic animals and plants। कौन से दो गैस है जो हमारे aquatic animals के लिए एसेंशियल है? तो इसके लिए का आंसर क्या होना चाहिए? डी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। ये सिर्फ और सिर्फ aquatic को नहीं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, आर्बोरियल एनिमल्स, और फिर जो एम्फीबियंस, जो भी तरह के हमारे एनिमल्स हैं वो सब के सब को जो है, एनिमल्स एंड प्लांट्स सब के सबको कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन चाहिए, जिसका इसका आंसर होगा डी। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 26 पे, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इज कॉल्ड। जो अट्रैक्शन के, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको क्या कहते हैं? एंटी पार्टिकल फोर्स, इंट्रा पार्टिकल ग्रेविटेशनल, इंटर पार्टिकल। इसका आंसर क्या होगा? डी, इंटर पार्टिकल फोर्स। है ना? दो मैटर जो किससे कैसे अट्रैक्ट होते हैं? हमारे इंटर पार्टिकल फोर्स के कारण। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 27, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स इज हायर देन। लिक्विड से जो डिफ्यूजन होगा वो किससे ज्यादा होगा? किससे ज्यादा जल्दी होगा? सॉइल, लिक्विड, गैस की सॉलिड? इसका आंसर होगा डी, सॉलिड। जो डिफ्यूजन का जो रेट है वो सॉलिड में ज्यादा, लिक्विड से ना 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 ना, सॉलिड नहीं होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा सी, गैस। गलती से जो मैंने जो है डी बोल दिया, मुझे लगा यहाँ पे कुछ और बात हो रही है। तो इसका आंसर एक्चुअली होगा सी। लिक्विड में जो डिफ्यूजन होता है वो जो है, कौन सा एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें लिक्विड से ज़्यादा जल्दी स्टेट ऑफ ज़्यादा डिफ्यूजन होगा? इसका आंसर होगा हमारा सी, गैस। गैस में जो है लिक्विड से ज़्यादा जल्दी डिफ्यूजन होता है। क्वेश्चन नंबर 28, गैसेज आर डैश एंड सॉलिड। गैसेज जो है सॉलिड से क्या है? गैसेज जो है सॉलिड से कन्वर्जिबल है, कंपैटिबल है, कंप्रेसिबल है, कि कॉलमनार है?
इसका आंसर होगा सी, कंप्रेसिबल। हमारे जो गैसेज है वो सॉलिड से कंप्रेसिबल होता है, सॉलिड से ज़्यादा कंप्रेस हो सकता है, मतलब कि गैसेज कंप्रेस हो सकते हैं, हाँ। सॉलिड्स कंप्रेस बिल्कुल भी नहीं हो सकते, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होता है, और गैसेज का कंप्रेसिबल है, तो इसलिए इसका आंसर होगा सी। 29, फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोल गैस, लिक्विफाइड पेट्रोल गैस, लिक्विफाइड पेट्रोकेमिकल गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसका आंसर होगा डी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्वेश्चन नंबर 30, फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी। ये भी एलपीजी, फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी, फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी याद रखना पड़ेगा। एलपीजी का फुल फॉर्म, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है? एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सीएनजी का क्या होगा? कंप्रेसिबल नेचुरल गैस। कंप्रेसिबल नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड, ये कंप्रेसिबल नेचुरल गैस है तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो भी बोल रहे हैं बोल। इसका आंसर होगा डी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, तब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, प्रॉपर्टीज ऑफ सीएनजी बेसिस ऑन वॉल्यूम। सीएनजी का जो है प्रॉपर्टी क्या है? बेस्ड ऑन वॉल्यूम, मतलब कि वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है। लार्ज प्रेशर ऑफ गैस, लार्ज अमाउंट ऑफ नेचुरल गैस, लार्ज अमाउंट ऑफ एफिशिएंसी, लार्ज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस कंप्रेस्ड। इसका आंसर होगा डी, लार्ज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ गैस कंप्रेस्ड। ठीक है, जो सीएनजी होता है उसका जो सीएनजी में जो गैस होता है वो बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस होता है ना। सीएनजी में बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस होता है, एलपीजी में भी वैसा होता है। एलपीजी में भी जो है हमारा क्या होता है, हमारा गैस कंप्रेस होता है बहुत ही ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि वो लिक्विड में। क्वेश्चन नंबर 32 पे आता है, एग्जांपल्स ऑफ हाईली कंप्रेसिबल गैस यूज्ड फॉर ह्यूमन नीड। इसका आंसर क्या होगा? एलपीजी और सीएनजी, हमने पहले डिस्कस कर लिया था। एलपीजी भी बहुत ही ज़्यादा कंप्रेसिबल है, कंप्रेस्ड है, और सीएनजी भी बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस्ड है। 33, the amount of the heat energy required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as। जब 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड में चेंज करता है तो उसमें जो हीट एनर्जी जो रिक्वायर होता है उसको क्या कहते हैं? फ्यूजन ऑफ हीट, फ्यूजन ऑफ हीट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फिजन। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारा डी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जब सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है तो जो एनर्जी चाहिए होती है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जब सॉलिड लिक्विड में बदलता है तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जो एनर्जी चाहिए होती है। और जब जो एनर्जी चाहिए होता है लिक्विड से गैस में बदलने के लिए उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो इसका आंसर होगा सी, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, सॉरी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 34, वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस शोइंग टेम्परेचर एट डैश की। बल्कि क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो वाटर है जो वो 0 डिग्री सेल्सियस है, अगर उसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो वो कितना टेम्परेचर दिखाएगा? तो सेल्सियस और केल्विन में क्या कोरिलेशन है? सेल्सियस केल्विन जो हमारा होता है वो सेल्सियस पे +273 है ना। तो यहाँ पे सेल्सियस का क्या वैल्यू दिया हुआ है? 0। तो फिर 0 + 273 कितना होता है? 273 होता है। सिंपल बेसिक मैथ है, इसलिए इसका आंसर होगा बी, 273। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, चूज टेम्परेचर इन केल्विन व्हेन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। वही जब पानी जब 100 डिग्री का हो जाएगा तो उसका केल्विन में क्या टेम्परेचर है? तो केल्विन कैसे निकलता है? जो भी सेल्सियस में दिया हुआ टेम्परेचर उसमें +273, तो फिर इसमें यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 100 डिग्री दिया हुआ है, तो 100 + 273 कर देंगे, तो इसका आंसर क्या होगा? 373 होगा हमारा आंसर, है ना। अब चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड। जब हमारा जो स्टेट है, जैसे कि कोई मैटर है, जैसे वो सॉलिड से सीधा गैस में बदल गया बिना लिक्विड में जाए, तो उसको क्या कहते हैं? सब्लिमेशन, सॉलिडिफिकेशन, गैसिफिकेशन, क्रिस्टलाइजेशन। इसका आंसर होगा सब्लिमेशन। जो हमारा जो स्टेट ऑफ मैटर है, जब वो सॉलिड से गैस में बिना लिक्विड में चेंज कर जाता है तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। जैसे एग्जांपल हो गए हमारे नेफ्थलीन बॉल्स, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, ये सब के सब जो है सब्लिमेशन अंडरगो करते हैं, वो सीधा सॉलिड से गैस में बदल जाते हैं जब इसमें
हीट अप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। व्हाट इज मेंट बाय सब्लिमेशन? यहाँ पे टी आना चाहिए था। सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है? चेंज द स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड विदाउट चेंजिंग इनटू गैस स्टेट। ये सेंसलेस है बिल्कुल भी। देखिए जो है सॉलिड से लिक्विड बदल बदल गया बिना गैस में जाए, तो ये सेंसलेस है, यह आंसर हो ही नहीं सकता। चेंज द स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉइल टू गैस भी नहीं होगा बिल्कुल भी। सॉइल इज नॉट अ स्टेट ऑफ मैटर। चेंज स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू आइस स्टेट। आइस कोई मैटर है ही नहीं, जो आंसर होगा डी। चेंज द स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट। ठीक है, ये है हमारा सब्लिमेशन का डेफिनेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टोर अंडर। जो कार्बन सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो जिसको बोलते हैं, जिसको हम लोग ड्राई आइस भी बोलते हैं, तो उसको कौन से कंडीशंस में स्टोर किया जाता है? हाई टेम्परेचर और प्रेशर, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, हाई वॉल्यूम और हाई एनर्जी, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। तो हाई टेम्परेचर वाले सारे के सारे ऑप्शन ए तो होगा ही नहीं। हाई टेम्परेचर तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर हाई टेम्परेचर होगा तो हमें तो गैस से लिक्विड करना है। गैस से लिक्विड करने के लिए हमें इसको फिर गैस से लिक्विड तो कार्बन डाइऑक्साइड जाता नहीं है, गैस से सॉलिड सीधा चले जाता है। तो गैस से हमें सॉलिड ले जाना है, तो गैस से सॉलिड के लिए हमें क्या चाहिए? ऑब्वियसली कूलिंग करना पड़ेगा, तो हाई टेम्परेचर ऑप्शन हो ही नहीं सकता। और ऊपर से तो इसलिए हमारा ऑप्शन होगा लो टेम्परेचर में से, जो कि हमारा डी। और उसके साथ साथ हाई प्रेशर। जो जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको हाई प्रेशर पे ही रखना पड़ता है। क्यों हाई प्रेशर पे रखना पड़ता है? जैसे कि अगर उसको, जैसे कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को लो कर टेम्परेचर, जहाँ प्रेशर हाई करेंगे, तो जब प्रेशर हाई करेंगे तो क्या होगा? वो इतने पास पास हो जाएंगे कि वो लिक्विड बनेंगे। पर क्योंकि वो पास पास आ रहे हैं, इसलिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा हीटअप होने लगेगा, इसलिए जो है हमें लो टेम्परेचर चाहिए। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को एक तो हाई प्रेशर चाहिए, हाई प्रेशर के बिना वो लिक्विड नहीं बनेगा। और फिर एक लो टेम्परेचर चाहिए ताकि ठंडा हो सके जब हम लोग उसको जो है कंप्रेस करते हैं। इसलिए इसका आंसर होगा डी, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। बाकी जो भी है, बाकी जैसे कि लिक्विड ऑक्सीजन हो गया, सीएनजी एलपीजी हो गया, ये भी जो है हाई प्रेशर पे ही रखा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू सॉलिड को। क्वेश्चन सिंपल सा है, सॉलिड टू लिक्विड का प्रोसेस को क्या करने के लेंगे, लिक्विड टू सॉलिड को क्या करेंगे? तो सॉलिड टू लिक्विड क्या होता है? सॉलिड टू लिक्विड हो जाएगा हमारा मेल्टिंग, और या तो फ्यूजन भी कर सकता है। सॉलिड टू लिक्विड का प्रोसेस को हम लोग मेल्टिंग भी करता है और फ्यूजन भी करता है। या तो इसका ऑप्शन होगा ए, बी या तो सी। डी हट गया। और फिर आता है लिक्विड टू सॉलिड। फिर लिक्विड टू सॉलिड में क्या होगा? जब लिक्विड से सॉलिड में जाता है तो इसका आंसर क्या होगा? सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन कर सकते हैं, फ्रीजिंग कर सकते हैं, या तो इन दोनों में से कोई भी करना हो, तो इसका आंसर होगा सी, फ्यूजन या तो सॉलिडिफिकेशन। ओके, इसको फ्रीजिंग भी करना है तो कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 40, गैस टू लिक्विड कन्वर्शन को क्या कहेंगे? गैस से लिक्विड में जाएगा तो क्या कहेंगे इसको? इसको कहेंगे कंडेंसेशन। जब गैस से लिक्विड पे कन्वर्ट होता है तो उसको कंडेंसेशन कहते हैं। और गैस टू सॉलिड, सीधा गैस टू सॉलिड उसको कहते हैं डिपोजिशन। सॉलिड टू गैस कहते हैं सब्लिमेशन, और सॉलिड गैस टू सॉलिड को कहते हैं डिपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होता है? यूनिट ऑफ प्रेशर मतलब कि सबका एक, जैसे कि जूल, केल्विन, केजी, पास्कल। जूल तो नहीं होगा, ना ही केल्विन होगा, वो एक यूनिट ऑफ टेम्परेचर है, ना ही केजी होगा, वो एक वेट मेजरमेंट है। इसका आंसर होगा डी, पास्कल। पास्कल से हम लोग प्रेशर को मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू, मतलब कि जो एटमॉस्फेयर है उसका कितना प्रेशर देता है? ये हम लोगों ने ऑलरेडी आई थिंक पुराने क्वेश्चन में डिस्कस किया था किसी क्वेश्चन में। तो इसका आंसर होगा हमारा ए, 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। इतना ज़्यादा इसको क्या करना पड़ता है? उतना ज़्यादा हमारा एटमॉस्फेयर का जो है प्रेशर है, हर एक चीज़ के ऊपर इतना ही ज़्यादा प्रेशर लग रहा है। 1.01 इंटू 10⁵, मतलब कि 101 इतना प्रेशर।
इतना प्रेशर जो है हमारा एटमॉस्फेयर हर मैटर के ऊपर जो भी अर्थ के ऊपर है उस पे जो है ये प्रेशर डालता है 1.0 इंटू 10 to the power 5। और जैसे जैसे हम लोग हाइट में इंक्रीज करते जाते हैं वैसे वैसे हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी डिक्रीज होता है, वो अलग बात है। अब हम लोग सीधा अब जो हमारे चैप्टर्स पे आते हैं, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड। जब लिक्विड से जब वेपर पे चेंज हो रहा है, मतलब कि लिक्विड से गैस पे चेंज हो रहा है बिना कोई भी बॉइलिंग पे, जब बॉइलिंग पॉइंट पे जब जो है लिक्विड जो है गैस पे आ जाता है, जब बॉइलिंग पॉइंट को छूता भी नहीं है, तो उसको क्या करता है? उसका आंसर होगा इवेपोरेशन। जैसे कि पानी हो, देखो कि पानी जो है जैसे कि हम लोग जो है धूप पे डालते हैं, फिर जैसे कि कपड़े डालते हैं धूप पे तो वो सूख जाता है। अब क्या जो है उसमें पूरा बॉइलिंग पॉइंट तो है वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस, तो क्या जो हमारे सूरज हमारे अर्थ को 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट अप कर देता है? बिल्कुल भी ना करता। वो क्या हो रहा है उसमें? इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन में क्या हो रहा होता है? इवेपोरेशन में जो है जो बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही जो है वो जो है लिक्विड से गैस पे चेंज हो जाता है। वो क्यों होता है वो आप लोग वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक पे दे देंगे, उसमें हमने डिस्कस किया हुआ है कि क्यों जो है इवेपोरेशन के फिनोमेना होता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। Evaporation is absorption phenomena, surface phenomena, vapor phenomena। Evaporation कौन सा phenomena है? इसका आंसर होगा सी, सरफेस फिनोमेना। सरफेस फिनोमेना मतलब इवेपोरेशन जो होगा वो सरफेस से होगा। जब भी इवेपोरेशन होगा तो ये जो इवेपोरेशन है ये सरफेस पे होगा। जैसे कि ये सरफेस है, यहाँ से इवेपोरेशन शुरू होगा, ठीक है? से इवेपोरेशन यहाँ से शुरू नहीं हो सकता, या तो यहाँ से शुरू नहीं हो सकता, या तो यहाँ से शुरू नहीं होगा। ये जो है सरफेस से शुरू होगा, मतलब कि कहाँ से? यहाँ से शुरू होगा। तो इसका आंसर होगा हमारा सी, इवेपोरेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 46। रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग सरफेस टेंशन, डिक्रीजिंग सरफेस टेंशन, इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी एंड इंक्रीज इन विंड प्रेशर, इन विंड स्पीड। तो ए या तो बी बिल्कुल भी नहीं हुए, तो हमने चैप्टर में जो है आया भी नहीं था ये सारे टर्म्स, तो ए या तो बी होगा ही नहीं। सी नहीं होगा क्योंकि ह्यूमिडिटी इंक्रीज करने पे इवेपोरेशन स्लो डाउन हो जाता है, तो इसका ऑप्शन होगा डी, एन इंक्रीज इन विंड स्पीड। इवेपोरेशन कैसे बढ़ता है एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जो हमारा इवेपोरेशन होता है, सबसे पहला विंड स्पीड इंक्रीज, जब विंड स्पीड में इंक्रीज होगा तो इवेपोरेशन में इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगा। उसका फिर एक और, फिर ह्यूमिडिटी डिक्रीज डिक्रीज होगा, तब जो हमारा इवेपोरेशन इंक्रीज होगा। और फिर एक हमारा विंड स्पीड, हमारा जैसे विंड स्पीड इंक्रीज होगा वैसे हमारा इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगा। तो ये चार फैक्टर्स है हमारे। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 47। Rate of evaporation does not increase with increase of surface area, increase in humidity, increase in temperature, increase in wind speed। तो इसका आंसर क्या होगा 47 का? इसका आंसर होगा बी, इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ओ एक मिनट, जो पुराने जो था उसमें हमने क्या किया था, ये जो है एक पॉइंट को हमने फिर से रिपीट कर दिया था, इंक्रीज इन विंड स्पीड को फिर से रिपीट कर दिया था। तो जब चार जो फिनोमेना है एक बार फिर से रिपीट करते हैं। रेट ऑफ एवपोरेशन किससे इंक्रीज नहीं होता, तो किससे इंक्रीज होता है? इंक्रीज इन सरफेस एरिया, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, इंक्रीज इन टेम्परेचर और इंक्रीज इन विंड स्पीड। इससे जो है हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होता है। और रेट ऑफ इवेपोरेशन किससे इंक्रीज नहीं होता? जो हमारा भी क्वेश्चन है वो हमारा बी, इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ठीक है, अनदर नेम ऑफ फ्यूजन मैंने पहले से डिस्कस कर लिया था किसी पहले क्वेश्चन में। फ्यूजन का दूसरा नाम क्या है? फ्यूजन का दूसरा नाम है मेल्टिंग। ओके, फ्यूजन का दूसरा नाम हमारा मेल्टिंग। Pressure of air in atmosphere is called surface pressure, atmospheric pressure, surface tension, sublimation। जब एयर का जब एटमॉस्फेयर का प्रेशर के बारे में जानना है तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर को ऑब्वियसली आपको इसमें एटमॉस्फेयर या तो उससे रिलेटेड कोई टर्म होगा,
जिन चारों में से कौन सा जो है एटमॉस्फेयर, जिसमें एटमॉस्फेयर या तो उससे रिलेटेड कोई टर्म आ रहा है? बी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यही होगा हमारा आंसर, क्योंकि प्रेशर ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कहते हैं। पी। और ये अब हमारा लास्ट क्वेश्चन, फाइनली अब हमारा एमसीक्यू खत्म होने वाला है। पी ए इज द एसआई यूनिट ऑफ, पास्कल को एसआई यूनिट कौन सी चीज का एसआई यूनिट है? तो इसका आंसर होगा प्रेशर। ये क्योंकि इसका आंसर प्रेशर ही होगा, क्योंकि हर एक ऑप्शन में प्रेशर डाला गया है। तो जो ये जो है क्या है, पास्कल जो है प्रेशर का ऐसा यूनिट है। और इसको क्या कहा जाता है? मैंने ऑलरेडी आंसर दे दिया है, पास्कल। पीए को, पीए ऐसा यूनिट है किसका, प्रेशर का, उसको कहा जाता है पास्कल। मैंने पहले से आंसर दिया था आप लोगों को। तो इसी के साथ हमारा वीडियो खत्म। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर कर देना। जल्दी हमारा नया वीडियो आएगा, तब तक के लिए बाय बाय।